उसी बीच मुझे एक फिल्म और मिली जो इमरान हाशमी साहब की थी, जिसका नाम था वाई चीट इंडिया। तो उसमें मैंने मुंबई पुलिस का रोल किया था। तो उस समय मैं नायक था आर्मी में। तो मुझे हुक्म मिला कि उन बंदों को नीचे से लाना है। तो मैं लेके आ रहा था, तो रास्ते में बर्फ़ पड़ गया और बड़ा कठिनाई हुई, बार बार स्लिप हो रहे थे। और मेरा जो मेट्रोला सेट मिलता है वो भी ऑफ हो गया था, मोबाइल था वो भी बंद हो चुका था। और वहाँ से हम चलने की पोजीशन में नहीं थे, इतना थक चुके थे। तो बंदे कह रहे, बोला सर अब हम नहीं जा पाएंगे, बेशक हमें गोली मार दो लेकिन अब हम चलने की हालत में नहीं। पैर भी मोटे मोटे सूज गए थे बर्फ़ में, और नए लड़के थे। तो हुआ क्या, रास्ते में बीच में पाकिस्तान का इधर पोस्ट था, इधर हमारा था। तो अंधेरे में बर्फ़ में पता नहीं चला। तो हम लोग वहाँ पाकिस्तान के नज़दीक बॉर्डर वहाँ पहुँच गए थे। क्रॉसिंग पे जो अपना फेंसिंग लगा होता है। तो उन्होंने वहाँ से चैलेंज किया, बोलते हैं आर्मी, बोले हम कौन आता है। तो सबसे पहले जी संतोष उपाध्याय जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी दुआ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। और काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। इससे पहले हम मिले थे रामनगर में। या तो अभी कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बिंदास, फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया है काम करते हुए। तो अभी हम कैमरे के पीछे जब हम बैठे थे तो हम बात कर रहे थे कि आपका फिल्म रुझान में बहुत इस टाइम पे मन है, फिल्म की तरफ, फिल्म लाइन की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा मन चल रहा है। तो उस पर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और पिताजी का एरिया बैकग्राउंड क्या था? चंदन जी, मेरी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, जो उत्तर प्रदेश बरेली में पड़ता है। एक छोटा सा गांव है जैनपुर कादराबाद जी। जो आपका बरेली से 10 किलोमीटर पड़ता है, अंदर पड़ता है। जो अपना रामगंगा है, गंगा, तो उसके पास में एक जगह पड़ती है। तो मैं वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई जी। और वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। और पिताजी मेरे डॉक्टर थे। अच्छा। और जन्म मेरा आर्मी के मिलिट्री अस्पताल बरेली में हुआ था। तो जब अभी हम कैमरे के पीछे बैठ के बात कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला कि आपका आर्मी से भी बहुत लेना देना है, और आपका आर्मी में भी आपका आर्मी से पूरा बैकग्राउंड रहा है। तो उसके बारे में बताइए कुछ। मेरा आर्मी से बैकग्राउंड रहा है और बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, वो सूबेदार से आए, बी डी शर्मा जी हैं जी। तो वो मुझे बताते थे और बिल्कुल सपोर्ट करते थे, बोला पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद आर्मी में जाओ, बहुत अच्छी लाइफ है, घूमने को मिलेगा। ये तो मुझे लगता था यार, देखता था उस समय पिक्चर वगैरह गोविंदा की, उस समय 16 शबनम चलती थी और तिरंगा चलती थी। देशभक्ति का बड़ा शौक था और सॉन्ग गाने वगैरह बड़ा सुनता था मैं रेडियो पे। तो ये देख देख के मुझे रुझान हुआ कि मैं आर्मी में जाऊं। और भतीजा कहता था, बोला चाचा आर्मी में चलेंगे, बहुत है। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई करी। अच्छा। तो पहले हमारा भतीजा भर्ती हो गया, उसके बाद फिर मैं 6 महीने बाद मैं भर्ती हुआ। अच्छा। और दोनों साथ में रहने का भी मौका मिला हमें। एक अखनूर जगह पड़ती है J&K में, वहाँ हम साथ में रहे थे। और मध्य प्रदेश में भोपाल पड़ती है, तो उसमें भी हम दोनों भतीजे और हम साथ में रहे थे। कोई किस्सा बताइए ना आर्मी का, कोई फनी सा, या फिर कुछ लड़ाई वड़ाई वाला, कुछ भी कोई किस्सा हो आपका, सबसे बढ़िया किस्सा हो। बहुत सारे मैंने लड़ाइयाँ देखी वहाँ। और राष्ट्रीय राइफल थी 34 राष्ट्रीय राइफल जो जाट की थी, बरेली की। तो मैं वहाँ था, बारामूला में, उड़ी में रहा, श्रीनगर में रहा। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे केस होते रहते थे। वहाँ तो बॉर्डर था, तो आपको पता है बॉर्डर पे तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो वहाँ हुआ क्या, मैं नए बंदे थे, वो ट्रेनिंग करके आ रहे थे। तो उनको मुझे लेना था, नीचे से मैं लेके आ रहा था अपनी पोस्ट पे, सबसे ऊपर पोस्ट थी। तो उस समय बर्फ़ पड़ रहा था, दिसंबर जनवरी का समय था, तो काफ़ी बर्फ़ हो गया था इतना। और बच्चे हमारे साथ में जो आ रहे थे नीचे से, जो नए जवान थे, तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। और हम तो फील्ड में रहे तो हमें एक्सपीरियंस था। तो उस समय मैं नायक था आर्मी में। तो मुझे हुक्म मिला कि उन बंदों को नीचे से लाना है। तो मैं लेके आ रहा था, तो रास्ते में बर्फ़ पड़ गया और बड़ा कठिनाई हुई, बार बार स्लिप हो रहे थे।
और मेरा जो मेट्रोला सेट मिलता है वो भी ऑफ हो गया था, मोबाइल था वो भी बंद हो चुका था, और वहाँ से हम चलने की पोजीशन में नहीं थे, इतना थक चुके थे। तो बंदे कह रहे, बोला सर अब हम नहीं जा पाएंगे, बेशक हमें गोली मार दो लेकिन अब हम चलने की हालत में नहीं, पैर भी मोटे मोटे सूज गए थे बर्फ़ में, और नए लड़के थे। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा करके ले आया, बोला देखो सामने पोस्ट दिख रहा है वो, और वहाँ तक चलना है, वैसा करके 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 मैं रात को 12 बजे के बाद 12 और 1 के बीच में मैं अपनी पोस्ट पे उनको लेके पहुँच गया था उड़ी में। अच्छा। हाँ, तो हुआ क्या, रास्ते में बीच में पाकिस्तान का इधर पोस्ट था, इधर हमारा था, तो अंधेरे में बर्फ में पता नहीं चला। तो हम लोग वहाँ पाकिस्तान के नज़दीक बॉर्डर वहाँ पहुँच गए थे, क्रॉसिंग पे जो अपना फेंसिंग लगा होता है। तो उन्होंने वहाँ से चैलेंज किया, बोलते हैं आर्मी में, बोलते हैं थम कौन आता है। और मैंने सोचा यार ये तो बड़ा बुरा फंस गया, तो पाकिस्तान वालों की आवाज़ है और आज तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो हमने बोला लेट के पोजीशन, पूरे बंदों को, तो वो लेट के पोजीशन हो गए और क्लोरिंग शुरू कर दिया उन्होंने हाथ से। अच्छा। ऐसे करके और हम अपने पोस्ट की तरफ आ गए। उसके बाद हल्के हल्के करके उनको मैं रात में अपनी पोस्ट पे लेके आ गया और बंदों को ऊपर लाया, जूते वूते निकाले, उनका पाँव वगैरह सिकाई करे। उसके बाद फिर उन्होंने रिलैक्स किया। तो सुबह हुआ, कह रहे सर आप तो बहुत अच्छे महान हो सर, आपने बचा लिया, नहीं तो बहुत बुरा होता हमारे साथ में, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो हमने कोई नहीं, ये तो सब चलता रहता है और आप आओ आराम से यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये था। और फिर हमें ये भी पता चला कि आपने, मतलब पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि आर्मी में आपने कितने साल सर्विस दी है? आर्मी में मैंने किया था तकरीबन 20 साल मैंने आर्मी में जॉब किया है। 20 साल आपने आर्मी में सर्विस दी। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि आप फिर पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए थे। हाँ, तो आपने वहाँ से आर्मी से रिजाइन करके। पुलिस का भी मुझे, तो उसके बारे में बताइए। पुलिस का वर्दी पहनने का भी बड़ा शौक था हमने कि चलो एक आर्मी के बाद एक पुलिस में जाएंगे, पुलिस का भी पहन लिया तो ये भी पहन लिया जाए दोनों में। हाँ। तो बड़ा था, हमने आके फार्म सारम डाला और आर्मी वालों को तकरीबन पुलिस में मिली जाती है। हाँ, क्योंकि पहले से आपका रिज्यूमे इतना तगड़ा होता है। रिज्यूम से था, और भाई मेरे वैसे भी उसमें पुलिस में थे और इंस्पेक्टर थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा यार चलो ट्राई मारते। तो उसमें देखा ट्राई किया हमने, तो नंबर भी आ गया मेरा। तो मैंने कहा ठीक है भाई जाते हैं और नौकरी करते हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा था। बस ये शौक था कि हाँ एक बार फार्म डालें और उसके बाद नंबर आ जाए, वर्दी पहन लें, उसके बाद करेंगे नहीं। क्योंकि इतनी अच्छी आर्मी की जॉब करके आए, उसके बाद मैं पुलिस में करता। आर्मी की पोजीशन भी तो ऊपर हो गई ना, पुलिस ऊपर हो गई, और लेकिन बड़ा डिफरेंस रहता है। तो पुलिस की और आर्मी में बहुत आपस में वो रहता है, मुठभेड़ टाइप का, क्योंकि वहाँ अच्छा होता है हमारा, इन लोगों से सिविल से दूर रहते हैं, और तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता हमें सिविल का। आने के बाद देखा मैंने यार इधर तो बड़ा करप्शन है, ये नहीं कर पाएंगे पुलिस में। मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे अब नहीं करना है ये भी। तो मैंने फिर नहीं किया जॉब। लगभग आपने हर तरह की जिंदगी जी रखी है, मतलब पुलिस अपने बचपन जिया, फिर उसके बाद अपने जो देशभक्ति वाला था पूरा उसमें आपने आर्मी का जिया। उसके बाद आपका पुलिस में भी जाने का मन था क्योंकि बार भाई पुलिस का ड्रेस पहनना है, तो आपने फिर वो जिया। और उसके बाद एक जीवन और यहाँ पे ऐड हो जाता है आपका, जो पता नहीं आपका, मतलब मेरे को रुझान मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने हर तरह की लाइफ जीना चाह रहे हैं, उसके बाद आप आए, आपका इंटरेस्ट आया आर्टिस्टिक फील्ड में। तो इसमें कैसे मन आया कि मतलब हाँ आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है और इसमें आना है? अब इसमें मन आ गया मेरा, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा शौक था मुझे इसमें अपना फिल्मी दुनिया में जाना, बॉलीवुड में जाना और काम करना। उस समय सलमान खान की और इनकी बड़ी पिक्चरें आती थी अच्छी अच्छी, तो वो देखता था मैंने प्यार किया वगैरह, और सलमान की तरह ही मैं बड़े बाल रखता था। अच्छा। काफी। अभी भी आपके बड़े बाल हैं? और आज भी मेरे बड़े बाल हैं। बाकी मैंने अभी छोटे करा दिए, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे बड़े बाल हैं, कैप के अंदर है, फोल्ड कर लिए हैं। कभी जरूरत पड़ती है रोल की तो मैं निकाल लेता हूँ, ओपन हो जाता हूँ, बाकी कैप लगा के रखता हूँ। और आप सोच रहे हो कि मैंने कैप लगा रखा है, मेरे बाल है, मैं गंजा नहीं हूँ, बहुत बड़े बाल है यहाँ तक है, ठीक है। तो बस जब जरूरत पड़ती है तभी खोलता हूँ। नहीं, तो देख के समझ में आया था कि आप गंजे नहीं, आपके बाल हैं, किसी को पता नहीं चलता कि मेरे बाल हैं। तो फिर मुझे लगा कि भाई आर्मी से पेंशन लेने के बाद अच्छा नौकरी करके आया, जॉब करके आया, एक पेंशन मुझे मिलने लगी। और फिर इस दुनिया में आने का शौक था, क्योंकि दिखता था कि वहाँ तो रियल हीरो ही था मैं, आर्मी में तो यहाँ पर्दे का भी हीरो बन गया, पर्दे का हीरो ही बनना था। तो यहाँ आके फिर मैंने स्ट्रगल किया, काम किया और बहुत लोगों से मुलाकात करी,
तो कहते थे, बोले यार आप तो यार फौजी हैं और बड़ा अच्छा मुझे सम्मान देते थे, और एक आप असली हीरो हैं और यहाँ हम पर्दे के हीरो हैं। बात करते हैं आपके फिल्मों की, जो जो आपने फिल्म किया, आपने काम किए। पहले मैंने एक एल्बम किया था सॉन्ग जिसका नाम था दुआ। तो बड़ा अच्छा था, उसमें मेरा एक मोमडन का किरदार था और अच्छी लव स्टोरी थी वो। एक उसमें क्या है, लड़की होती है वो किसी और से प्यार करती है, उसमें मैं बिजनेसमैन दिखाया हूँ। अच्छा, हाँ आपका लुक है भी बिजनेसमैन वाला ना, हाँ, तो आप एकदम। बिजनेसमैन दिखाया मैं उसमें। तो वो लड़की उससे प्यार करती है, लेकिन वो मैं पैसे वाला होता हूँ, बड़ा आदमी होता हूँ, तो उसके घर वाले मुझसे शादी करा देते हैं उसकी। लेकिन वो चाहती उस बंदे को है जो मोमडन था। तो उन दोनों की आपस में प्रेम कहानी चलती होती है और मैं पैसे की वजह से मुझसे शादी हो जाती है। तो लास्ट में फिर क्या होता है, वो दोनों नहीं मिल पाते हैं शादी मेरे होने के बाद मेरे साथ में। तो आपस में वो फिर सुसाइड कर लेते हैं, मतलब वो गोली मार लेते हैं, और वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो वो फिर दुआ, वो इस प्रकार से उसकी स्टोरी थी। तो तब से मैंने ऐसी दुआ लगी, उससे फिर मैं कई एल्बम किया, कई सॉन्ग किया। नाम लेते रहिए। नाम बताइए थोड़ा। जिसमें मैंने उसके बाद फिर किया एक सॉन्ग किया था, ताजमहल बनवा दूंगा। ठीक है। तो उसका बड़ा अच्छा बोल था। हाँ, हरियाणवी सॉन्ग था। बाकी मुझे सिंगिंग का भी शौक है, कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, गा लेता हूँ। दो चार बोल इसके तो बताइए। उसका बोल था, ऐसा वैसा समझना मुझको, सारा शहर हिला दूंगा, तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड, तुझे ताजमहल बनवा दूंगा। तो बड़ा अच्छा सॉन्ग था वो। और मैंने पूरा गाना वो मैंने बोलते नहीं रट्टा मार लिया था। अच्छा, तो वो किया। उसके बाद आगे फिर मैं करता रहा। मैंने फिल्म करी फैमिली ऑफ ठाकुरगंज करी थी मैंने। फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, सौरभ शुक्ला जी के साथ में। समझ गया। तो उसमें मेरा इंस्पेक्टर का रोल था, और उसमें दूसरा एक और डबल रोल मिला मुझे, एक ड्राइवर का भी रोल मिल गया। उस समय कोई था नहीं, तो बोला इंस्पेक्टर साहब आप ये भी रोल कर लेंगे? मैंने कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। तो मुझे डबल रोल उसमें मिला। उसी बीच मुझे एक फिल्म और मिली जो इमरान हाशमी साहब की थी, जिसका नाम था वाई चीट इंडिया। तो उसमें मैंने मुंबई पुलिस का रोल किया था उनके साथ में। अच्छा था। तो इमरान हाशमी जी क्या होते हैं, एक चीटर होते हैं जिनका नाम होता है राकेश। वो नकल कराते हैं बच्चों को, उत्तर प्रदेश की कहानी थी। तो उनको नकल करा के पास करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। तो उसमें मैं पुलिस वाला बना था। अच्छा, तो उनको गुंडे वगैरह पकड़ लेते हैं, उनको मारते हैं। तो मैं बचाने को इमरान हाशमी जी मुझे कॉल करते हैं, मैं पहुंच जाता हूँ, पिस्टल निकालता हूँ और उनको उनके गुंडों को मैं शूट कर देता हूँ। मुझे कहता हूँ बुला के तेरे गुंडे हैं, कितने सारे लोग हैं, बुला ले सबको, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो मैं उनको शूट कर देता हूँ पिस्टल से, वो मर जाते हैं। इमरान हाशमी जी खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आगे की फिल्मों के बारे में बात करते हैं। आगे मैंने किया था एक फिल्म, मतलब फिल्म थी जिसका छोटी शॉर्ट फिल्म थी, मैंने अपने बरेली में शूट करी थी वो। अच्छा, इसका नाम था लाइफ लाइन। लाइफ लाइन थी, तो वो भी अच्छी स्टोरी थी उसमें, लाइफ लाइन में। तो अब बात करते हैं उस सिलसिले के बारे में जिसके लिए हम यहाँ बैठे थे, जो कि है लव ब्लड, जो रविंदर कुमार जी के डायरेक्शन में बन रही है फिल्म लव ब्लड, जो कि उत्तराखंड में शूट हो रही है, और जिसमें क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर हैं दीपक गौतम जी, जो कि मेरे बड़े भैया हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप एज अ प्रोड्यूसर जुड़े हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों आप एक्टर थे। एक्टर में आपने इतनी सारी, मतलब एज एक्टर आपने इतनी सारी फिल्में करी और सॉन्ग्स करे, एल्बम्स करे और शॉर्ट फिल्म्स करी। उसके बाद एक्टर टू प्रोड्यूसर आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? आप कैसे, मतलब आपका मन करा कि हाँ कि अब एक्टर बहुत हमने एक्टिंग कर ली, अब थोड़ा प्रोड्यूसर बना जाए, थोड़े पैसे वैसे खर्च करे जाए। तो उसमें आपका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे आप इस फिल्म से जुड़े, लव ब्लड से जुड़े, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल चंदन जी, मैं डिटेल में बताऊंगा जी। मैंने कई सारी फिल्में, एल्बम और शॉर्ट फिल्में करी हैं, जो मैं एक बार नाम बताना चाहूँगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फर्स्ट में दुआ सॉन्ग किया था, उसके बाद मैंने दूसरा सॉन्ग ताजमहल बनवा दूंगा, फिर उसके बाद किया दारू पी के हुक्का पी के डांस करेंगे, और उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी लाइफ लाइन, जिसमें मेरा इंस्पेक्टर का रोल था। उसमें पूरी शूट मेरे बरेली की, बरेली में, जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ पे तो मैंने सोचा कि अपना जन्म स्थान का क्यों ना दिखाऊं। तो फिर वहाँ किया। उसके बाद फिर मैंने अपना इमरान हाशमी जी के साथ में किया फिल्म वाई चीट इंडिया। तो उसमें भी मैं कैरेक्टर मेरा उसमें मुंबई पुलिस का रहा, क्योंकि आर्मी से बैकग्राउंड था और पुलिस से बड़ा लगाव था, भैया
पुलिस में थे और वही कैरेक्टर मिल जाता था आर्मी में, तो वो तो रियल मैंने कर चुका था। तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो इमरान हाशमी जी के साथ में किया मैंने। और वहाँ से फिर मुझे आगे फिल्म मिली एक फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, जिसमें सौरभ शुक्ला जी थे। तो उसमें भी मुझे इंस्पेक्टर का रोल मिला। ठीक है, तो उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया जी। और उसके बाद उस समय एक और फिल्म चल रही थी, गुलाबो सिताबो चल रही थी, शूट हो रहा था। और एक जबरन जोड़ी चल रही थी, जबरिया जोड़ी हाँ, परिणीति चोपड़ा की। हाँ, तो उसमें भी मुझे कैरेक्टर था। तो लेकिन मैंने कहा यार मुझे इंस्पेक्टर का तो मैंने किया, ये अच्छा लगता है, तो वर्दी वगैरह। तो फिर मैं बोला वो वाली पिक्चर मैंने नहीं करी, आके मैंने इसमें फैमिली ऑफ ठाकुरगंज में कर लिया। ठीक है। हाँ, तो वो किया। उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी गुना था। तो गुना में भी मुझे इंस्पेक्टर ही था मैं। गुना में इंस्पेक्टर था। उसके बाद उसमें कैरेक्टर मेरा नेताजी का भी था। तो मैंने उसमें नेताजी का भी कैरेक्टर किया था। वो फिल्म भी अभी शायद उसका रिलीज नहीं हुआ, वो शॉर्ट फिल्म थी, कुछ पेंडिंग में है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा यार इतनी सारी फिल्में बॉलीवुड की कर ली, एक भोजपुरी भी करी जाए। लोग कहते थे यार तुम्हें भोजपुरी आती है? हमने नहीं आती है। हमने क्या सीख लेंगे भोजपुरी। तो बोला भोजपुरी की करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है भोजपुरी करता हूँ। तो भोजपुरी में मैंने दबंग सरकार करी। अच्छा। जो आपके सुपरस्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव की दबंग सुपरस्टार देखी है मैंने। हाँ, वो बता दूं मैं। तो फिर दूसरा एक चैलेंज और था, बोला यार आमिर खान जी हैं, वो दंगल उनने करी है, कि हीरो हैं वो, और वो दंगल में भी यार लड़ते हुए दिखाए, उसमें बड़ा अच्छा रोल रहा, तुम कर सकते हो क्या दंगल का? तो बोले यार अच्छा मान जाऊंगा, आप दंगल में एक करके दिखाओ सीन। दोस्त वगैरह मजाक करते थे बहुत। मैंने कहा ओके मैं दंगल का करता हूँ। तो मैंने खेसारी लाल जी के साथ में मैंने फिल्म जो दबंग सरकार है उसमें मेरा रोल रहा पहलवान का। अच्छा। ठीक है, जो कुश्ती लड़ते हैं। तो खेसारी से हमारे जो सीनियर होते हैं, सोनू टाइगर नाम होता है उनका, 7 फीट की हाइट होती है उनकी, बहुत अच्छे हैं, माने हुए वो हैं पहलवान। तो वो खेसारी के साथ जी लड़ते हैं। तो उनके साथ में हम पहलवान होते हैं, 5-6 पहलवान और होते हैं सपोर्ट में। तो उसमें मैं उनके साथ में उसमें दंगल में दिखाया हूँ। तो बड़ा उसमें भी अच्छा सीन रहा, भोजपुरी फिल्म भी। और गाने उसके बड़े अच्छे 7 गाने बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन गाने हैं। अगर आप कभी देखते हैं तो भोजपुरी फिल्म उसको जरूर देखें। तो देखिए मैंने, हाँ देखिए। तो भोजपुरी वाली में मैंने कर लिया। ऐसा घर में मेरे चलते रहता है, जैसे ना मेरी मम्मी है, बता दूं मैं भी पूर्विया हूँ। ओके, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड, मैं भले हिंदी बोलता हूँ क्योंकि अब यहाँ हमने बचपन से हम लोग यहाँ रुद्रपुर में पले बड़े, तो भोजपुरी से हमारा है नहीं। क्यों मैं मतलब मेरे भैया बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मैं समझ लेता हूँ, उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, बोल लेता हूँ मैं। तो मेरे घर में सारा वही माहौल है, सब पूर्विया है, तो सब भोजपुरी वाला माहौल है। तो मम्मी उम्मी देखते रहती है, तो उनके साथ बैठ के फिर मैं भी देख लेता हूँ उनके साथ, अगर फिल्म देखनी होती है तो ये वाली फिल्म देखी है मैंने। तो मैंने भोजपुरी वाली करी। उसके बाद फिर मुझे लगा यार अभी तक इतने सारे काम कर रहा हूँ दूसरों के साथ, क्यों ना अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला जाए और काम किया जाए, खुद का करा जाए। हाँ, तो मैं क्या मुंबई में स्ट्रगल करता था, मैं गोरेगांव में रहता था। मेरे दोस्त थे, सोनम प्रोडक्शन हाउस है गोरेगांव में, तो राम मंदिर के बगल में हाशमी था बिल्डिंग, उसमें हमारा प्रोडक्शन था। तो वहाँ रह के मैंने स्ट्रगल किया, काम किया। तो फिर 2021 में जब लॉकडाउन लग गया, तो वहाँ से फिर मैं आ गया बरेली अपने घर। तो आके फिर मैं घर आया बरेली, मैंने यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बैठे बैठे कुछ, फिर एक स्टूडियो डाल दिया है। तो दोस्तों से मीटिंग वगैरह करी, तो एक बरेली में फिर मैंने एक स्टूडियो डाल दिया 2021 में। नवंबर में तकरीबन मैंने ओपनिंग करी थी, राजपाल यादव जी को बुलाया था जी, और मैंने उसमें अच्छा पैसा लगाया स्टूडियो में। तो बरेली में मैंने स्टूडियो खोला, आपने ओपन करा? हाँ खोला। तो ऐसे लगता था खुद का अपना अपना ही होता है जी, ठीक है। तो वहाँ किया। उसके बाद फिर वहाँ से स्टूडियो से मुझे लगा फिर और आगे कुछ किया जाए। तो फिर सपना था एक यार, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कब बनेंगे, इतना समय तो हो गया स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी समय हो गया। तो आगे प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, प्रमोशन होना चाहिए ना आगे। तो फिर मुझे लगा कि प्रोड्यूसर बनना चाहिए। हमारे मित्र हैं अपना दीपक गौतम थे उत्तराखंड से, जो रुद्रपुर के रहने वाले हैं। तो मैंने उनसे मीटिंग किया।
तो बोले सर बिल्कुल आप प्रोड्यूसर बनिए, हमारे पास बहुत सारी फिल्में हैं और मैं राइटर हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, मैं खुद लिखता हूँ। तो हमने दीपक जी बताओ कैसे क्या करना पड़ेगा। तो बोले सर आप करिए एज ए प्रोड्यूसर और मैं आपका बिल्कुल साथ दूंगा। तो हमने आप स्टोरी लिखो फिल्मों की और मैं आपका साथ देता हूँ, प्रोड्यूसर होता हूँ, जो भी आएगा जो भी कितना मैं सब कुछ करूँगा, मेरी वजह से लोगों को काम भी मिलेगा और मेरा भी नाम होगा, आपका भी होगा और मेरी वजह से लोगों को काम मिलेगा तो खुश होंगे। क्योंकि इस समय बड़ी बेरोजगारी है, आप देखते हो 2-4 वैकेंसी अगर निकल आए तो कम से कम लाखों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, इतनी बेरोजगारी। लेकिन मुझे लगता था कि मैं लोगों को काम दूं और एक अच्छा मुकाम हासिल करूं। तो मैं एक फिर प्रोड्यूसर बना और अपने डायरेक्टर रविंद्र जी हैं, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो बोले सर ऐसे ऐसे फिल्म है लव ब्लड, इसमें आप प्रोड्यूसर जुड़िए। हाँ प्रोड्यूसर जुड़िए और बहुत ही अच्छा यहाँ से काम हो जाएगा। तो बोले आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है और आपका वैसे भी रुझान भी है इस लाइन में। तो मैंने कहा नहीं पैसे की तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी सब ठीक है, बाकी पेंशन आती है और अच्छा है कोई नहीं। तो मैं एज ए प्रोड्यूसर यहाँ किया मैंने लव ब्लड में और रविंदर जी के साथ में काम कर रहा हूँ। और इनके आने वाली कई फिल्में हैं, जो अश्वत्थामा भी है, उसमें भी मैं प्रोड्यूसर ही रहूँगा। और दूसरा बात चल रही है इसकी। हाँ बात चल रही है और भी कई फिल्में जो ला रहे हैं। तो ऐसे आप जुड़ गए एज प्रोड्यूसर? हाँ जुड़ गए, तो मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत ही जल्दी हो सकता है। मैं नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर दिन कितने बच गए 2024 आने में? 30 दिन भी मुश्किल से नहीं है, 25 दिन बचे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन हो जाए तो डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मेरा सपना है। फ्यूचर प्लानिंग चल रही है? हाँ चल रही है और इसको मैं पूरा करूँगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है बचपन से, जो मैंने सोचा है वो मैं करता हूँ। बड़ा रियल लाइफ जी है और ऊपर वाले का बड़ा किस्मत और समझो कुछ भी उसका आशीर्वाद समझो। बजरंगबली को और बहुत मानता हूँ, हनुमान चालीसा वगैरह। तो मैं जो भी मांगा है उनसे तो मुझे मिलता है। तो मुझे दिख रहा है कि 2024 में मैं बहुत ही जल्दी डायरेक्टर के पद पे भी आ जाऊंगा। अच्छा। तो अपनी खुद की फिल्में बनाऊंगा। एक पर्सनल सवाल ये है कि पर्सनल सवाल ये कि आपने अभी लव ब्लड में जब आप काम कर रहे हैं एज प्रोड्यूसर, आप जुड़े हुए हैं बिल्कुल, तो इसमें आपने काम कर रहे हैं दीपक गौतम जी के साथ, बिल्कुल, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ क्योंकि मेरे भैया हैं। तो उनके साथ काम करके कैसा महसूस हो रहा है और कैसा कैसे चीज़ें आपका बॉन्डिंग, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से आप इस फिल्म में जुड़े थे, तो कैसी कैसी बॉन्डिंग है और कैसी कैसी चीज़ें हैं दीपक गौतम जी के साथ आपकी, जो एज क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर लव ब्लड में काम कर रहे हैं, तो कैसा है उनके साथ इस फिल्म में? हाँ जी चंदन जी, या पर्सनल भी बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा चंदन जी, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं। हाँ दीपक गौतम जी। हाँ। और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। हाँ। तो काफी समय से हम लोग जुड़े थे। तो मेरा वार्तालाप चलता रहता था, फोन पे मिलते थे। हम मुंबई होते थे तो वो कहीं रुद्रपुर में होते, तो हम बरेली में होते थे तो वो मुंबई में होते थे। तो फोन से बात होती लेकिन मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम गैप हो जा रहा था। हाँ, तो फिर हमने बोला चलो दीपक जी कहाँ हैं? बोले सर हम मुंबई में हैं। हम तो बरेली में हैं। तो बोले आओ सर मुलाकात करते हैं। फिर मुझसे रुद्रपुर में आया, मैंने बैठ के उनसे मीट हुआ। तो बोला सर ऐसे ऐसे करना है, मैं राइटर हूँ और मैं फिल्म लिख रहा हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आप लिखो और हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ। तो बोले ठीक है, रविंद्र सर भी हैं, डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हो और मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और राइटर भी हूँ। तो मैंने कहा यार दीपक जी मज़ा आ जाएगा। तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, हम तीनों मिलके काम करते हैं। तो हमने उनको बड़ा अच्छा टाइटल और एक वो दिया। तो मैंने अपना नाम ब्रह्मा रखा। अच्छा। और ब्रह्मा, और अपने जो डायरेक्टर साहब है रविंदर जी, उनका विष्णु। हाँ। और दीपक गौतम जी का महेश। तो हमने तीनों ने सृष्टि रचे, उन्होंने रचना की थी। फिल्मों की रचना कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में मिलकर तीनों ने बहुत अच्छा यहाँ अपना नाम हमने रखा और वादा किया, कसम खाई
कि हम लोग फिल्मों की रचना करेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथी मरते दम तक। तो वो वाली हमने दोस्ती निभाई, हमने बिल्कुल रियलिटी चाहिए मुझे भाई, फौजी हूँ, ईमानदार हूँ, और मुझे अंदर होनेस्ट्री है। आपस में हम लोगों के बीच में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, जो भी हो बिल्कुल रिटर्न में चाहिए। और हम लोग आर्मी वाले रिटर्न में मानते हैं, लिखा हुआ। ठीक है, मुँह से बरबरी नहीं की जो आपने बोल दिया उस पर हम विश्वास कर लें, जो लिखा हुआ था रिटर्न में उसको विश्वास करते हैं हम लोग। तो आपने ये 3 की तिगड़ी बनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया है। वैसे हो गया। और देखो बहुत ही अच्छी कोशिश है पूरी, क्या 100% की हम बहुत आगे तक काम करें और निभाते रहे। अपने छोटे भाई हमारा और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो कहने का मतलब अभी इतनी कम उम्र में इतना सारा काम कर लिया। बहुत से लोग यहाँ तक सोचते हैं जॉब की मिल जाए, तो जॉब नहीं मिल पाता। अभी इतनी कम उम्र में एक राइटर होना बहुत ही वो है। तो दीपक ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग मिलके तीनों लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो सर हमने लगभग आपकी पूरी जर्नी को कवर कर लिया, बचपन से लेकर जो आपकी आर्मी की जर्नी है, आपकी फिल्म लाइन की जर्नी है, और जो आप एज पुलिस में थे उनकी जर्नी, एज प्रोड्यूसर की जर्नी, एज एक्टर की जर्नी। मतलब आप, मैं कैसे बताऊँ, मतलब एक संजय दत्त जैसा आपका है कि जैसे संजय दत्त जी ने हमारे, जो संजय दत्त हैं उन्होंने सारी तरह की लाइफ देखी, मतलब रॉयल से लेकर जेल तक की लाइफ, वैसे ही आप हैं। मतलब आपने हर तरह की लाइफ देख ली, डिसिप्लिन से लेकर एंटरटेनमेंट से लेकर सीरियस से लेकर कॉमेडी से लेकर सारी लाइफ आपने देखी। बिल्कुल। तो अभी तक तो ये लाइफ रही है, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर में आप कैसा जीना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को, और क्या क्या आपके आगे के मिशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर या फिर आगे की फिल्मों को लेकर, क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग? देखो एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, बोला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ ठीक है, तो ये है जो खाना पीना है खा लो, वही कोई पता नहीं वक्त का कब क्या हो जाए। सही बात है। ठीक है, तो लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ अच्छी लाइफ जियो, अच्छा पैसा कमाओ, लोगों को कमाओ, ठीक है, ईमानदारी रखो। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको देख के फिर हम आगे काम कर रहे हैं और लाइफ में अच्छा काम करेंगे, अच्छा रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगा, लग्जरी लाइफ रहेगी। और मैं अपना तो खुद तो कमाऊंगा ही, और बाकी सब लोगों को मैं चाहता हूँ कि सभी करोड़पति बने और एक अच्छी यहाँ से अर्निंग करें, अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, बाकी आजकल जॉबलेस है तो जॉब है नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ अच्छा एक अमाउंट यहाँ से आप उठा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन यह है कि आर्मी की इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वहाँ डरता पता नहीं कब क्या हो जाए, कब गोली लग जाए, क्या डर रहता था दुश्मन का। यहाँ आपको डर नहीं है कुछ भी, और यहाँ बड़े एंटरटेनमेंट फील्ड में बिल्कुल, और बड़े पर्दे पे दिखाई दोगे और आपकी सातों पीढ़ियाँ जाने कितने लोग देखेंगे। तो ये आपकी लगभग जर्नी थी, जितनी हमने अभी बात करी, लगभग सब कुछ हमने कवर कर लिया है आपकी जर्नी में। एक एक मेरे को लग रहा है एक एक पहलू आपकी जर्नी का हमने कवर कर लिया है, कि जितने पहलू थे आपने सारे बताए हैं उसमें। तो अब इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक है फिल्मी चाणक्य के, बिल्कुल दास्तान स्ट्रगल विद फिल्मी चाणक्य के, तो उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश, कोई मैसेज इस फिल्म लाइन से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड कोई भी मैसेज जो आपका हो उनके लिए, उनके लाइफ के लिए, जो उनकी लाइफ और बेहतर बना सकता है, तो एक मैसेज मैं चाहूँगा। बिल्कुल चंदन जी, मैं बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस लाइन में बहुत ही अच्छा आपका लाइफ स्टाइल रहता है और बहुत ही अच्छा मौका मिलता है पैसा कमाने का। शायद ही यहाँ से अच्छा पैसा आपको कहीं जगह मिल पाए। तो लोग ज़्यादातर अपना ध्यान जॉब पे देते हैं कि बोले जॉब मिल जाए और अपना मतलब 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतने में खुश हैं। लेकिन हमें बहुत सारा चाहिए, बहुत सारे लोगों को काम देना है, बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सीखें और थिएटर करें, अच्छे आर्टिस्ट बने, और मेरे पल पल उन लोगों को सपोर्ट रहेगी। तो मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आएँ हमारे बॉलीवुड में और यहाँ अच्छा काम करें, एक नाम अपना करें, माँ बाप का नाम करें, यहाँ से बहुत सारे अपना खिताब जीतें और आपका देश का, आपका परिवार का, आपके मोहल्ले का, आपके घर का बहुत सारे लोग आपको याद करें कि बंदा इसमें इस लाइन में है और यहाँ से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज थे हम संतोष उपाध्याय जी के साथ, जिनके साथ हमने पूरी जर्नी कवर करी, जिनके एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने अपनी लगभग पूरी हर तरह की जिंदगी जी रखी है, और उसके बाद अब वो एज अ प्रोड्यूसर इस लाइन में उतरे हैं और काम कर रहे हैं, और इस टाइम पे वो फिल्म कर रहे हैं लव ब्लड।
तो उस सिलसिले में हमने पूरी बात करी, पूरा उनका जर्नी कवर करा, और जो जो सारी चीज़ें थी, सारा नॉलेज उन्होंने अपना इस कैमरे के सामने रख दिया और आपके सामने रख दिया। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी तगड़े शख्सियत के साथ, जिससे हम बात करेंगे कुछ और फिल्मी दुनिया के बारे में, कुछ और चाणक्यों को लेकर आएंगे इस मंच पे। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिग। जय हिंद।